हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 5.2, जो कि इसमें पहला टॉपिक है हमारा अवकलनीयता। तो स्टूडेंट, यदि आप एक्सरसाइज 5.1 नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लें, तभी यह एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, अवकलनीयता को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें दिया रहेगा एक्सरसाइज 5.2 में क्या, कोई फंक्शन दिया रहेगा जो कि f(x) होगा। सपोज दैट y = f(x) या कोई फंक्शन दिया रहेगा। तो स्टूडेंट, यदि हमसे पूछ देगा कि यह अवकलनीय है या नहीं, यानी कि इसका अवकलन कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें याद करनी होगी। पहली चीज़ क्या होगी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दूसरी चीज़ राइट हैंड डेरिवेटिव। ये दो चीज़ें याद करनी होगी। तो यदि ये दो चीज़ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, दिया गया फंक्शन हमारा क्या है, अवकलनीय है, यानी जिसका अवकलन हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या होगा। यदि कोई पॉइंट दे दिया रहेगा एट, सपोज हम अपने सिलेक्ट कर लेते हैं, एट x = c पे हमें चेक करना होगा कि कोई फंक्शन हमारा अवकलनीय है या नहीं। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा हमारा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा। उसके बाद फंक्शन c पे चेक करना है, तो c - h - f, जिस पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन में पुट करेंगे, यानी fc अपान में यहाँ पर क्या होगा माइनस का h। यदि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होगा तो फार्मूला यह होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fc - h - fc अपान में माइनस का h हो जाएगा। यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। और हमें अब चेक करना होगा क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc + h और माइनस क्या fc हो जाएगा यहाँ से, और बट्टे में इसके जगह पर यहाँ पर माइनस है तो बट्टे में क्या आ जाएगा हमारा प्लस का h। तो आपको सिर्फ यही दो बातें याद रखनी है। कौन कौन सी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा c - h हो जाएगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पे c + h, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड में माइनस का h और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, सबसे पहले अवकलन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अवकलन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अवकलन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, जो यह चैप्टर नंबर हमारा जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, जो यह चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 है, यह किसके टॉपिक हैं, कैलकुलस के। तो यह कैलकुलस के टॉपिक हैं। तो एनसीईआरटी में यह जो है चैप्टर नंबर, यह 5 चैप्टर हैं। यदि 5, 6, 7, 8, 9, यह पांचों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। और एनसीईआरटी में यह कितने नंबर के हैं, 44 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर जो आपस में पांचों चैप्टर लिंक हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो आप यह जो कॉन्सेप्ट चालू करें अवकलन का, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप एकदम अच्छे तरीके से समझें और जितने भी फार्मूले मिलते हैं उसको एक पेज पर लिख कर लर्न कर लें, ताकि आने वाले अगले चैप्टर में आपको समस्या ना हो। तो आइए अब हम अवकलन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं कि अवकलन क्या होता है। अवकलन का मतलब होता है स्टूडेंट कि कोई हमारी राशि, सपोज दैट y = यह हमारा क्या होगा, कोई फंक्शन हम लेट कर ले रहे हैं x² + 2 यहाँ पर है। तो इसका मतलब होता है कि यदि हम अवकलन करेंगे तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले अवकलन का चिन्ह हम समझेंगे। तो इसको लिखेंगे हम dy, यदि हम इसका अवकलन करेंगे, और किसके सापेक्ष इसमें किया जाता है, dx के सापेक्ष उसके किया जाता है जो कि फंक्शन में, यानी यह किसके बराबर होगा, f(x) के बराबर होगा, जो कि फंक्शन में बदल रहा हो, यानी वेरिएबल हो। तो इसमें यहाँ पर क्या बदल रहा है, यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है, तो उसके सापेक्ष हम करेंगे कि जो वेरिएबल है उसके सापेक्ष यह हमारा जो फंक्शन है किस गति से बदल रहा है। तो अवकलन का मतलब होता है कि किसी राशि के सापेक्ष बदलना, यह y कितना बदल रहा है x के सापेक्ष। तो अवकलन का मतलब यह होता है। तो अब हम देखेंगे कि अवकलन को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं।
तो यदि हम यह जो फंक्शन हमें दे दिया गया है y = x² + 2, यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं dy/dx, इस रूप में लिख सकते हैं, या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। यदि हम इसका एक बार अवकलन करेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं y', यानी एक बार होगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम इसी का 2 बार अवकलन करेंगे तो y⁻" से लिख सकते हैं। 3 बार करेंगे तो क्या लिखेंगे y⁻"। इस प्रकार से हम नोटेशन रखेंगे इस एक्सरसाइज में। और यदि जैसे यह दिया रहेगा क्या f(x) = x² + 2, यदि हम इसका अवकलन हमें करना होगा तो इसका नोटेशन क्या होगा, इसका नोटेशन यानी हम f(x) का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। यहाँ पे जो राशि बदलती रहेगी उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा f'(x), इसका नोटेशन हो गया यह। और इसको इस रूप में लिख सकते हैं dy/dx, और किसका हम अवकलन कर रहे हैं f(x) का, तो f(x). तो इस प्रकार से हम नोटेशन है इस अवकलन का कि अवकलन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने समझा कि अवकलन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से करें या इस प्रकार से करें, जो आपको सिंपल लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, दे दिया गया हो जैसे y = क्या दिया गया हो x² + 2 दिया गया हो, और हमसे यह किस प्रकार से वाक्य के रूप में बोल सकता है कि इस दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसको हम हमेशा बटे में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे d/dx, इस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि x के सापेक्ष बोला है और किसका करना है, यहाँ पर y का करना है, तो y को इस प्रकार से हम लिख देंगे। यह होता है कि एक y का अवकलन किसके सापेक्ष, y का अवकलन यहाँ पर हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जो बटे में होगा उसी के सापेक्ष होगा। और सापेक्ष का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि यह राशि जो y का अवकलन हो रहा है वह इस वेरिएबल जो है x के सापेक्ष कितनी तेज़ी से या कितनी गति तेज़ी से बदल रही है यह y। तो यह होता है अवकलन का वास्तविक मतलब, कि इस x जैसे जैसे बदल रहा है उसके रेस्पेक्ट में यह y हमारा किस प्रकार कितनी गति से बदल रही है। तो एक्चुअली मतलब होता है अवकलन का। तो आइए आगे हम कुछ समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे अवकलन के फार्मूले। तो अवकलन के फार्मूले सबसे पहले हम देखते हैं। यदि यहाँ पर है क्या हमारा f(x), इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा f'(x), आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे। यदि f(x) का आप अवकलन करेंगे तो f'(x) इस प्रकार से लिखेंगे। यदि x की पावर n का अवकलन करना हो तो किस प्रकार से लिखेंगे, x की पावर n का अवकलन करना हो तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। n जो है हमारा अवकलन होगा तो n घात आ जाएगा पहले और घात में से 1 कम हो जाएगा, यानी x⁻n-1। जब हमारा x की पावर n का अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा, घात पहले आ जाएगा, जो n है वह पहले आ गया और उसमें से घात में से 1 कम हो गया। n x⁻1 कम होगा तो क्या होगा, n-1 आएगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा। यदि अब हम क्या करें, साइन x का अवकलन करें, साइन x का अवकलन करेंगे तो आता है हमारा cos x अवकलन करने पे। और cos x का यहाँ पे अवकलन करेंगे तो cos x का जब आप अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin x आता है। यदि यह c से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यदि आप क्या कर रहे हैं, tan x का अवकलन करेंगे, tan x का अवकलन करेंगे क्या आएगा, यहाँ से sec² x आएगा। इस प्रकार से इसको स्टूडेंट हमने इस प्रकार समझा, एक टेबल के रूप में कुछ हमने समझा इस प्रकार से कि यदि हम f(x) का अवकलन करेंगे तो इसको f'(x) लिखेंगे, और यहाँ पे x की पावर n का अवकलन करेंगे तो n आगे आ जाएगा और x की पावर n-1 हो जाएगा। और sin x का करेंगे तो cos x जो हो जाएगा, और cos x का जब हम अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x हो जाएगा। और tan x का अवकलन करेंगे तो sec² x हो जाएगा। तो अब हम इसको यदि इस प्रकार से लिखें, d किसके रेस्पेक्ट में करेंगे इसका अवकलन, x के, तो आप मैक्सिमम अवकलन जो करेंगे वह करेंगे आप x के सापेक्ष। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप अधिकतर क्वेश्चन में आप x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखेंगे, d/dx किसका अवकलन कर रहे हैं, f(x) का,
तो इसका क्या मतलब हुआ, अपान में dx आ गया, यानी x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है किसका, fx का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। इसका नोटेशन है, यानी f d/dx किसका हम अवकलन करेंगे, fx का अवकलन करेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा। और यदि अब हम क्या करें, d/dx अवकलन किसका करें, x की पावर n का, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर n का अवकलन हम कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, n जो है हमारा घात पहले आ जाएगा, और जो x की पावर n है इस n में से एक कम हो जाएगा, तो n क्या हो जाएगा, x की पावर n-1, यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब हम किसका करेंगे, d/dx और किसका करेंगे, साइन x का करेंगे, तो हम क्या आ जाएगा, अवकलन करने पे आ जाएगा cos x आ जाएगा। यदि आप करें d/dx, इसको पढ़ा जाता है, और यदि आप किसका करें, cos x का अवकलन करें, तो cos x का जब अवकलन करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, sin x आ जाएगा, माइनस का sin x आएगा, माइनस का sin x, यदि यह c से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का sin x आएगा, माइनस आ जाएगा आगे। यदि अब हम किसका करें, d/dx tan x का करें अवकलन, tan x का किसके सापेक्ष हो रहा है, यहाँ पे x के सापेक्ष, जो यहाँ पे वेरिएबल है यानी जो बदल सकता है उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा sec² x आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट, अब हम एक चीज़ समझें यहाँ से, और वह कौन सा चीज़ है, तो यदि हमारा कांस्टेंट जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, अचर, जो कि बदलता नहीं है। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, अचर का मतलब होता है कि जो हमारा बदलता नहीं, फिक्स होता है। जैसे इस प्रकार से हो गया 5 हो गया और 2 हो गया, ये सब गिनती जो होती हैं। और ए यहाँ पे यदि हमारा कांस्टेंट है और के कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि ये सब बदलते नहीं हैं। क्योंकि आप यदि समझ लें कि 2 है तो 2 तो हमारा बदलने वाला है नहीं, लेकिन x है तो x हमारा वेरिएबल है, बदलने वाला है। तो क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है जो बदलने वाला होता है उसको चर कहा जाता है, और जो नहीं बदलने वाला होता है, जैसे हमारा यहाँ पे 5 हो गया, यह बदलने वाला नहीं है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे अचर। तो जो बदलने वाला होता है वो अचर होता है, जो नहीं बदलने वाला होता है अचर होता है, और इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, कि जो बदलने वाला नहीं है। तो किसी भी कांस्टेंट का जो बदलने वाला नहीं है उसका अवकलन क्या होगा, तो यदि हम सपोज कर लें कि यह सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी अचर है, बदलने वाला नहीं है। यदि हम इसका अवकलन x के सापेक्ष देखें तो क्या होगा, d/dx, और किसका, c का x के सापेक्ष देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि यह कांस्टेंट है, यह बदलने वाला नहीं है, यह किसी के सापेक्ष बदलेगा नहीं। यह x जो है बढ़े या घटे, यह कांस्टेंट है, यानी c का मान हम सपोज यहाँ पे 5 ले रहे हैं, तो यह x घटे बढ़े इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह उतना का उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार से यह जो है हमारा कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। क्योंकि यह जो राशि है x है, यह बदले या ना बदले, घटे बढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस पर, क्योंकि यह तो वेरिएबल है ही नहीं, बदल ही नहीं सकता। यह क्या है, अचर है, यह बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम किसी भी कांस्टेंट का करेंगे तो 0 आएगा। यदि हम इस प्रकार से करें, d/dx कोई नंबर दे दिया गया हो कि आप 5 डायरेक्ट, तो इसका अवकलन हमें करने के लिए दे दिया गया है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यह कांस्टेंट है, यह कभी बदल ही नहीं सकता। इसलिए जो बदलता नहीं है वह क्या होता है, हमारा 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो हमेशा 0 होगा। तो आइए अब कुछ और कांसेप्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखेंगे NCERT बुक में जो दिया गया है, क्या दिया गया है आप देखें। NCERT बुक आप रखे होंगे तो NCERT बुक से अपना 1 बाय 1 करके पढ़ें और इस वीडियो को देखें। यदि जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करने के बाद 1 बार 2 बार देखें और उसको समझें और उसको अपने नोट्स में नोट्स करें, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही आपके पास कम समय होता है रिवीजन के लिए। सो इस प्रकार से यदि आप जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको अपने नोट्स में नोट किए रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में कम समय में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया गया है। अवकलज के बीजगणित के रूप में निम्नलिखित नियमों को प्रमाणित किया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या है, u प्लस माइनस वी डैश। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे u प्लस माइनस भी और पूरे के पावर डैश। इसका क्या मतलब है कि u प्लस भी का हम क्या कर रहे हैं, अवकलन। डैश का मतलब होता है अवकलन। अवकलन करेंगे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। किस प्रकार से, u डैश प्लस भी डैश, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यदि कोई ऐड हुआ है
तो इसको हम अलग अलग ब्रैकेट से बाहर इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्लस माइनस का क्या मतलब है कि चाहे u प्लस भी पूरे का पावर डैश रहे तो इसको क्या लिखेंगे u डैश प्लस का v डैश। यदि यहाँ पे क्या रहे u माइनस v और पूरे का पावर डैश हो जाए तो क्या लिखेंगे v डैश u डैश माइनस का v डैश। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसका मतलब होता है यह प्लस माइनस का, या यदि यहाँ पर प्लस रहे तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पे माइनस रहे तो माइनस लिखेंगे, यह अलग हो जाएगा। तो यह दूसरा वाला क्या है लेबनीज या गुणनफल नियम। तो गुणनफल नियम यह तो पहला वाला था, और जो दूसरा वाला है दूसरा वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुणनफल नियम। गुणनफल नियम क्या है u भी दिया गया है उसके पावर डैश, यानी u इंटू भी का हमें क्या करना है अवकलन करना है। तो क्या होगा u भी का करना है, तो इसमें यदि गुणनफल नियम हम लगाएंगे तो क्या होगा हम पहले का अवकलन करेंगे, पहले का अवकलन इंटू दूसरे को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस क्या करेंगे दूसरे का अवकलन पहले वाले को ऐसे ही लिख देंगे। एक बार क्या करेंगे पहले वाले का अवकलन करेंगे इंटू दूसरा वाला वैसे लिख देंगे, उसके बाद फिर प्लस दूसरा वाला अवकलन करेंगे पहले वाले को ऐसे ही लिख देंगे u डैश v प्लस v डैश u। तो इस प्रकार से हो गया। यह गुणनफल नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम तीसरा देखते हैं भागफल नियम। तो स्टूडेंट तीसरा वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला क्या दिया गया है u भी दिया गया है इस पूरे का डैश, यानी इसका मतलब है डैश का मतलब हमने आपको बताया है क्या कि इसका हमें अवकलन करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या होगा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो तीसरा और दूसरा वाला है यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम यूज होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट u बट्टे भी डैश दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा पहले हम करेंगे अंश का अवकलन u इंटू क्या आ जाएगा v डैश, और माइनस क्या होगा हर का अवकलन v डैश इंटू u आ जाएगा इस प्रकार से, और बटे में क्या आ जाएगा जो यहाँ पे बटे में नीचे रहेगा उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी दो बार यह हो जाएगा v इंटू भी। तो यहाँ से इस प्रकार से आप नोट डाउन कर सकते हैं u डैश भी माइनस, जब यहाँ पे आप देख रहे हैं जब यहाँ पे बटे में है यानी भागफल नियम लगेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, जब गुणनफल नियम लगेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। आप एकदम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुणनफल नियम प्लस है और यहाँ पे सिर्फ माइनस है और इसके बटे में क्या लग गया है v स्क्वायर लग गया है। इस प्रकार से यह तीन नियम है, आप इसको याद कर सकते हैं हमेशा। तो आइए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट अब हम क्या देखेंगे संयुक्त फलनों के अवकलज। तो संयुक्त फलनों के अवकलज करने के लिए यहाँ पे क्या है 2x + 1 पूरे की पावर क्या दिया है 3 दिया गया है। तो स्टूडेंट चाहे आप तो a + b की पावर क्यूब के फार्मूले से इसका प्रसारण कर लें, a³ + b³ फार्मूले से, a + b के होल क्यूब के फार्मूले से इसको चाहे आप तोड़ लें, चाहे आप यदि इसका अवकलन करते हैं तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं अवकलन करने के लिए दिया गया हो तो d ओवर क्या लिखेंगे dx और क्या लिखेंगे fx, यानी किसका हमें अवकलन करना है इसका fx का फंक्शन का अवकलन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या हो जाएगा d ओवर dx फंक्शन कितना है हमारा 2x + 1 और पूरे की पावर क्यूब है। तो इस प्रकार से सो स्टूडेंट आप एक फार्मूला जानते हैं क्या d ओवर dx x की पावर n का यदि आप अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, यह जो पावर है यह पावर पहले आएगा n और क्या होगा x की पावर n-1 इस प्रकार से आ जाएगा, पावर पहले और पावर में से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, किस प्रकार से लगाएंगे कि पावर जो है हमारा 3 पहले आ गया और यहाँ पे क्या है 2x + 1 की पावर 3 - 1 कम हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि x की पावर n है तब यह लगा, यहाँ पर तो x है नहीं, यहाँ पे क्या है 2x + 1 है। तो एक बार पावर वाला का अवकलन हुआ, पावर पहले आया पावर में से कम हुआ, उसके बाद जो यहाँ पर बचेगा 2x + 1 है, तो 2x + 1 है इसका अवकलन एक बार होगा, तो इसका अवकलन क्या होगा इंटू हम लिखेंगे d ओवर dx क्या लिखेंगे 2x + 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हुआ। सो स्टूडेंट आगे अब हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। सो यहाँ से आप 2x + 1 को अलग अलग भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा 3 2x + 1 की पावर 3 - 2 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं d ओवर dx इंटू क्या 2x और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं d ओवर dx इंटू 1, यानी यहाँ पे 1 का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, हमने आपको बताया कांस्टेंट का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे 2x है तो 2 हमारा कांस्टेंट है तो 2 आ जाएगा बाहर,
2 जब यहाँ से स्टूडेंट बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा और यहाँ पे 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा और क्या होगा 2x + 1 की पावर 2 और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा d/dx क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो x की पावर कुछ नहीं है तो क्या समझेंगे 1 समझेंगे आप। तो 1 समझेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 2x + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 आ जाएगा पहले और पावर में से कम होगा यानी इंटू x की पावर 1 - 1। जब x की पावर 1 - 1 होगा तो x की पावर 0 आ जाएगा और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, x की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो आ जाएगा हमारा 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा और 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम अवकलन करेंगे। तो आइए नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया गया है। सो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 21 हमें दिया गया है f(x) = sin x²। तो इसका हमें क्या दिया गया है, क्या करने के लिए अवकलन। तो इसको अवकलन करने के लिए हम किस प्रकार से लिखेंगे d/dx और किसका करना है f(x) का हमें अवकलन करना है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इसको इस तरफ भी लिखेंगे d/dx और क्या लिखेंगे sin x², इस प्रकार से लिखेंगे। तो स्टूडेंट इस जो f(x) है यदि इसका अवकलन करें तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं f'(x), इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नोटेशन है। तो इसको हम अवकलन करेंगे तो हम फार्मूला स्टूडेंट जानते हैं, क्या जानते हैं d/dx x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n आगे आ जाएगा और घात में से कम हो जाएगा, क्या होगा n x की पावर n - 1 हो जाएगा। सो वही फार्मूला हम इसमें स्टूडेंट यहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम यह फार्मूला लगाएंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, यह तो एंगल है, साइन का एंगल है x²। यहाँ पर हम क्या जानते हैं कि d/dx और साइन x का अवकलन कितना होता है cos x होता है, साइन x का अवकलन होता है cos x। तो यहाँ पर तो है क्या साइन x² है तो साइन का तो हो जाएगा cos और x² की जगह पे x² आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे f'(x) बराबर लिखेंगे, इसका साइन का होगा तो क्या होगा cos और यहाँ पे x² है तो x² आ जाएगा। सो स्टूडेंट हम जानते हैं यह फार्मूला किसका होता है d/dx साइन x का अवकलन कितना होता है cos x। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो x² है तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, जिसे बोलते हैं चेन रूल, यानी एक का अवकलन करने के बाद दूसरे का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे अब हम करेंगे किसका अवकलन x² का अवकलन, तो इंटू d/dx और x² का। जब हम x² का अवकलन करेंगे किस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे f'(x) = यहाँ पे cos x² है, cos x² इस प्रकार से है। जब इसका अवकलन करेंगे तो इसमें फार्मूला यह लग जाएगा x की पावर n, n पहले और n में से एक कम, n x की पावर n - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर घात कितना है 2 आ जाएगा पहले और 2 में से एक कम हो जाएगा यानी x की पावर 2 - 1। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x² इंटू 2x की पावर 2 - 1 यानी क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यहाँ से 2x आ गया तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x इंटू cos x²। तो जब हम फंक्शन का अवकलन करेंगे f'(x) x के सापेक्ष तो 2x इंटू cos x², इस प्रकार से हमारा इतना आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर दिया है एग्जाम्पल नंबर 22 कितना दिया गया है हम रेड कर लेंगे f(x) = कितना दिया गया है हमें tan 2x + 3 इस रूप का दिया गया है। तो हमें बोल दिया गया है कि इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। अवकलज किसके सापेक्ष आप ज्ञात करेंगे, जो इसमें वेरिएबल टर्म होगा यानी x है तो x के सापेक्ष हम अवकलन ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे d/dx किसका करना है हमें f(x) का अवकलन करना है। तो इस तरफ भी क्या लिखेंगे d/dx किसका करना है आपको tan 2x + 3 का अवकलन करना है इस प्रकार से। तो इसका अवकलन किस प्रकार से आप करेंगे तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं f'(x) के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट हम जानते हैं क्या जानते हैं कि d/dx tan x का अवकलन कितना आता है sec² x होता है स्टूडेंट यहाँ से। तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, tan है तो tan के स्थान पे क्या आएगा sec² आ जाएगा जब करेंगे तो sec² और x के स्थान पे कितना है यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पे कितना है 2x + 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
2x+3। सो स्टूडेंट आप इसमें भी चेन रूल लगेगा। चेन रूल का मतलब कि एक के बाद दूसरे का, यानी पहले का हमने किया उसके बाद अब 2x+3 का आकलन करेंगे। तो यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे आ गया sec स्क्वायर, यहाँ पे x था तो x आ गया, इस प्रकार से आ गया। तो यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ पर तो x था तब यहाँ पर x आया, और यहाँ पर तो x है नहीं, 2x+3 है, तो यानी इसका एक बार फिर हम करेंगे d/dx 2x+3 इस रूप से करेंगे। तो इसी को बोला जाता है वन के बाद एक दूसरे का करना, यानी एक के बाद एक का अवकलन करना, क्या कहा जाता है? चेन रूल। इसी को बोला जाता है चेन रूल स्टूडेंट। तो यहाँ से अब हम करेंगे f' बराबर लिखेंगे तो क्या sec स्क्वायर 2x+3 हो जाएगा। और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, किस प्रकार से? d/dx कितना 2x प्लस d/dx ओनली 3। और यहाँ पे आपको पता हो गया होगा कि कांस्टेंट का कितना होगा अवकलन, कांस्टेंट का अवकलन 0 होगा। तो यहाँ से हमारा कितना है sec स्क्वायर 2x+3, और यहाँ से जब हम 2x का करेंगे तो 2 क्या है हमारा अचर है, कांस्टेंट है, तो 2 आ जाएगा आगे, और x का करेंगे तो कितना, x की पावर कितना है, कुछ नहीं है तो हम एक समझेंगे, तो 1 आ जाएगा आगे, 1 में से कम हो जाएगा, यानी x की पावर 1 - 1 होगा, इस प्रकार से होगा। सो यहाँ से करेंगे sec स्क्वायर 2x+3 होगा, और 1 - 1 यानी 0, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 यानी इंटू 2। तो स्टूडेंट इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं f' यानी fx का अवकलन करने पे कितना आ गया 2 sec स्क्वायर 2x+3 अवकलन करने पे इतना आ गया। सो स्टूडेंट यदि आपको इस समय नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ जब आप एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपको जितने सारे क्वेश्चंस हैं एकदम आसानी से समझ में आने लगेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण जो कि दिया गया है एनसीईआरटी का। तो उदाहरण नंबर 23 में हमें क्या दिया गया है देखते हैं उसको। तो एग्जाम्पल नंबर 23 में हमें दिया गया है x के सापेक्ष साइन cos x स्क्वायर का अवकलन कीजिए। सो स्टूडेंट इसको अवकलन करने से पहले आप किसके इक्वल मानेंगे? आप सबसे पहले इक्वल मान लेंगे किसके? आप मान सकते हैं fx के इक्वल, या इसको मान सकते हैं y के इक्वल, यानी फंक्शन जो हमारा दिया गया है fx = y और किसके बराबर है? दिया गया है साइन और cos x स्क्वायर, इस रूप का दिया गया है। सो अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसको अवकलन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं f'(x), इस प्रकार से लिख सकते हैं। अवकलन करेंगे तो d/dx किसका अवकलन कर रहे हैं? साइन cos x स्क्वायर का हम अवकलन कर रहे हैं इस रूप से। तो स्टूडेंट इसमें क्या लगेगा? चेन रूल, यानी पहले किसका हम अवकलन करेंगे? साइन का अवकलन करेंगे, और साइन जो यह है इसका अवकलन करेंगे, उसके बाद cos x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, उसके बाद x स्क्वायर का अवकलन करेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे f'(x) = जब हम साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन करेंगे तो क्या आता है? साइन का अवकलन कितना आता है? cos x आता है, तो x के स्थान पे यहाँ पर क्या है? cos x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? cos x का स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद हम किसका अवकलन करेंगे? cos x स्क्वायर का, तो इंटू d/dx किसका अवकलन करेंगे? cos x स्क्वायर का, इस प्रकार से अवकलन करेंगे। जब हम cos x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का साइन x स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से लिखेंगे f'(x) = cos और cos x स्क्वायर आ गया। जब हम इस cos x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन, यहाँ पे क्या है? x के जगह पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ गया। सो यहाँ पर तो हम cos x का अवकलन जानते हैं कितना आता है? माइनस का साइन x d/dx। cos x का अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है? माइनस का साइन x आता है। तो cos x का जब हम अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन x आता है। तो यहाँ पे क्या है? cos x स्क्वायर है, cos x स्क्वायर का अवकलन किया तो माइनस का साइन x स्क्वायर आ गया। तो अब x के स्थान पे x स्क्वायर है तो हम इसका भी करेंगे d/dx × x स्क्वायर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट एक के बाद एक दूसरे का अवकलन किया जाता है, तो इसी को बोला जाता है चेन रूल। यह हमारा चेन रूल है। तो यहाँ पर क्या होगा? f'(x) = cos x स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे क्या है? माइनस साइन x स्क्वायर है तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो आगे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब जब
डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो घात पहले आएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू घात में से एक कम एक्स की पावर 2 है और -1 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जब इसका हम अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा लिखेंगे तो माइनस कास एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। सो स्टूडेंट हमने अवकलन किया तो अवकलन इतना आ गया। तो इसी को बोला जाता है चेन रूल, यानी एक के बाद एक दूसरे का अवकलन करना है, यानी किस प्रकार से अवकलन करेंगे। सो स्टूडेंट यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आप तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि किस प्रकार से अवकलन किया जाता है, क्योंकि अभी तो आप अवकलन का स्टार्ट किए हैं, आपको चैप्टर नंबर 5, 6, 7 चैप्टर नंबर 5 से लेकर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक आपको अवकलन के यूज मिलेंगे। सो आप यदि यहाँ से आप 1 बार 2 बार 3 बार खुद से जब वीडियो देख कर ट्राई करेंगे कि किस प्रकार से अवकलन होता है, तो आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि अवकलन किस प्रकार से होता है। तो आपको यदि जितने भी डाउट हैं सब एक्सरसाइज 5.2 जब हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके सारे डाउट्स स्टूडेंट ख़त्म हो जाएंगे। सो आप प्रैक्टिस करें, जितने मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लर्न करना है, जितने फार्मूले हैं, मैंने आपको फार्मूला बताया वो फार्मूले पहले लर्न कर लेने हैं। उसी के बाद एक्सरसाइज 5.2 जो है एनसीईआरटी का, सबसे पहले फार्मूला लर्न करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज 5.2 का आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करें स्टूडेंट। मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको। सो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।